हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है, यानी हमारे संसाधन क्या है। देखिए, ये संसाधन जो होती कई महीने में महत्वपूर्ण होती है। इसके एक अंतर्गत जो है पहला पॉइंट आया है संसाधन का अर्थ एवं महत्व। अच्छा देखिए, संसाधन का अर्थ एवं महत्व क्या होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आई है। संसाधन तो आप जानते हो जो इंसानों के जीवन को बहुत ही सरल और सुविधाजनक बना देता है, तो सारे संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन फिर भी ये संसाधन जो है कई मायने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि पूर्व में लिखा गया है कि संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानवीय उपयोग की वस्तुओं से है, यानी जो इंसान अपने जीवनचर्या में जो है वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसके अंतर्गत लिया गया है। और ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही हो सकते हैं, यानी ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। मनुष्य प्राकृतिक और अपने अनुरूप उपयोग के लिए तकनीकों का जो है विकास करता है, और प्राकृतिक तंत्र में किसी तकनीक का जो है जनप्रिय प्रयोग उस एक जो है सभ्यता में जो है परिणत करता है। यथा जीनों का तरीका या जीवन निर्वाह इस प्रकार के संस्कृति साधन की स्थिति को प्राप्त करता है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जीवन जीता है तो उसको संसाधन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है, और ये संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं संसाधन के अंतर्गत ही जो है उसका जीवन जो है निर्वाह बहुत ही आसान बन जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमें समझना चाहिए, और जो है संसाधन के बारे में महत्व को और भी जानने की आवश्यकता है। यदि हम कुछ पॉइंट पे गौर करें तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे संसाधन राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। देखिए, संसाधन जो होते हैं कोई भी देश की अर्थव्यवस्था का जो है पुण्य निर्धारित करती हैं। जिस देश में संसाधन है वो देश सदैव ही अमीर रहता है, और जिस देश में संसाधन की कमी है वो जो है अर्थहीन हो जाता है। कहते भूमि, जल, वन, वायु और खनिज के बिना कोई भी कृषि या उद्योग का विकास नहीं कर सकता है। तो ये सारे संसाधन है, चाहे भूमि हो, जल हो, वन हो, वायु, खनिज के बिना कोई भी उद्योग या कोई भी विकास देश नहीं कर सकता है। ये प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूपों का निर्माण भी करते हैं, जो कि मानवीय जीवन एवं विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण रहते हैं। कहते हैं इस संसाधन के अंतर्गत ही जो है जीवन निर्वाह जो बहुत ही सरल और बहुत सुविधाजनक बन जाता है। और कहते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो ये साफ कहता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योग आदि के अपने संसार का जो है निर्माण भी किया है। और ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है, और मानव के विकास के लिए ये आवश्यक भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, संसाधन है तो उसका वर्गीकरण भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि संसाधन के वर्गीकरण से ही जो है आगे की विशेषताओं को हम जान सकते हैं और इसके बारे में और भी जो है विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो कहते हैं संसाधन का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो संसाधन का जो है दो भागों में जो है विभक्त किया गया है, लेकिन इसको जो है उसी के रिगार्डिंग से तीसरा भाग भी दिया गया है उपयोगिता के अनुसार। तो देखिए, संसाधनों को इस आधार पर कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, बट यहाँ पर जो है 3 आधार बनाया गया है: पुनर्नवीनीकरण, उत्पत्ति और उपयोग। जैसे कि हम यहाँ पर जो है एक ग्राफ में भी समझने की कोशिश करेंगे, एक फ्लो चार्ट में भी इसके बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। कहते हैं वर्गीकरण का उद्देश्य जो है प्राथमिक रूप से यह निर्धारित करना होगा कि हम एक संसाधनों किस विशिष्ट श्रेणी में रखते हैं और हम कैसे इसको जो है आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, संसाधन जो होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था और उसके जो है तरक्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो देश में संसाधन है वो देश सदैव ही फला फूला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, संसाधन जो होता है उसको हम पहले पुनर्नवीनीकरण के रूप में देख सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर देख सकते हैं, या उपयोग के आधार पर जो है इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन फर्दर इसका भी डिवीजन हो जाता है, जैसे कि आगे दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपको ये फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, जहाँ पर जो है पुनर्नवीनीकरण को जो है 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। वही उत्पत्ति के आधार को भी जो है इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है, और उपयोग के आधार पर भी जो है इसको आगे विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए, पहले हम ले पुनर्नवीनीकरण देखिए, तो इसका जो है 3 भागों में जो है विभक्त किया गया है। एक नवीनीकरणीय के अंतर्गत,
एक अनवीकरणीय के अंतर्गत और एक चक्रीय। देखिए ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे नवीकरणीय हो, अनवीकरणीय हो या चक्रीय हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो जैविक अजैविक दो तरह के जो है इसको विभक्त किया गया है, यानी उत्पत्ति के आधार पर इसको जो है जैविक अजैविक के रूप में आगे बढ़ाया गया है। लेकिन अगर उपयोगिता के अनुसार देखें तो उपयोगिता के अनुसार जो है इसको दो भागों में बांटा गया है फिलहाल, ऊर्जा के रूप में और कच्चे माल के रूप में। यानी उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा और कच्चा माल। और ये सारी बातें को जो है आपको अपने कॉपी पे नोट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लो चार्ट है बहुत ही आसान है समझने के लिए। आगे जो है अगर देखा जाए उपयोगिता का ऊर्जा और कच्चा माल के अंतर्गत तो और भी विभक्त किए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ऊर्जा को दो भागों में बांट दिया गया है, पुनर्भरण अयोग्य, पुनर्भरण के अयोग्य, दूसरा है पुनर्भरण के योग्य। यानी अयोग्य और योग्य, यानी जो अयोग्य नहीं है और योग्य जो हैं। आगे कच्चा माल को जो है ऊर्जा, वनस्पति, खाद्य पदार्थ, इसको तीन भागों में यहाँ बांट दिया गया है कच्चे माल को, खनिज, वनस्पति और खाद्य पदार्थ। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ पर जो है विस्तृत दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जैविक संसाधन। देखिए जैविक संसाधन कई मायने में महत्वपूर्ण है। जैविक संसाधन, इन संसाधनों में जो है पर्यावरण के समस्त जीवित तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी जैविक संसाधन में जो होते हैं जितने भी जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं वो सब के सब जीवित होते हैं। तो जैविक मतलब जीवित। तो इससे आपको जो है याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है कि जैविक संसाधन के अंतर्गत वो आते हैं जो जीवित होते हैं, जो अपना जीवन चला रहे होते हैं, चाहे वो वन हो, वन उत्पाद हो, फसलें हो, पंछी हो, वन जीव हो, मछलियाँ हो, अन्य समुद्री जीव जैसे संसाधन के उदाहरण है। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि जो जीवित होते हैं, यानी उनमें जो है वृद्धि हो दिखेगी, वो ब्रीथिंग भी करेंगे, वो जो है अपने जैसे नए बच्चों को जन्म भी देंगे, तो ऐसे ही उनमें होगा, ठीक है, मूवमेंट करेंगे। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा जैविक संसाधन के अंतर्गत। और ये संसाधन जो है नवीकरणीय है, यानी इसको एक बार उपयोग करने का दोबारा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं को ही पुनर्जीवित, उत्पादित एवं पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है नवीकरणीय संसाधन के रूप में इसको विभक्त किया गया है। कहते हैं जैविक संसाधन के अंदर कोयला और खनिज तेल भी जैविक संसाधन है, परंतु ये नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कोयला जो है बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं और खनिज के बनने में भी, खनिज तेल के बनने में भी लाखों करोड़ साल लग जाते हैं। इसलिए नवीकरणीय संसाधन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। यानी आप समझ गए होंगे कि ये जो है अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, नवीकरणीय नहीं है। लेकिन अगर हम अगले पॉइंट की बात करें जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, अजैविक संसाधन। अजैविक तो आपको पता है कि जैविक का उल्टा है, यानी वहाँ पर जो है जीवित थे, यहाँ पर जो है निर्जीव होंगे, मृत्यु होंगे। यानी इन संसाधनों में जो है पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं। यानी इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं और इसमें भूमि, जल, वायु और खनिज तथा लोह तत्व, तांबा, सोना आदि अजैविक संसाधन इसमें आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन संसाधनों में पर्यावरण के समस्त निर्जीव पदार्थ सम्मिलित है और भूमि, जलवायु और खनिज तथा लोहा, तांबा, सोना आदि जो है अजैविक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है और ये समाप्त होने योग्य है। यानी इसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उपयोग आप नहीं कर सकते हो। कहते हैं पूर्वी नवीकरण के योग्य नहीं है, क्योंकि ये न तो नवीकृत हो सकते हैं और न ही पुनरुत्पादित हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात था। उसके पश्चात यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है ये बॉक्स। देखिए जो बॉक्स में बातें लिखी होती है उसको आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का जो है कंक्लूजन होता है, सारांश होता है। तो आपको जितना, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो तो इस पॉइंटों को भी याद करोगे तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन जो है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और ये प्राकृतिक के मुक्त उपहार होते हैं, यानी ये मुफ्त होते हैं। ये प्राकृतिक आपसे कुछ भी नहीं, इसके लिए नहीं लेता और कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी, कहते हैं अमीर हो चाहे गरीब हो, ये इसका जो है भरपूर उपयोग कर सकता है। जिसमें भूमि हो जाती है, जल, मृदा, हर एक व्यक्ति जो है इसका उपयोग कर सकता है। इसलिए ये जो है प्राकृतिक का मुफ्त उपहार है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। कोई पदार्थ जो कि मनुष्य के लिए मूल्यवान या उपयोगी हैं संसाधन कहलाते हैं। कहते हैं कोई पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान एवं उपयोगी है संसाधन कहलाता है। संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूप का निर्माण करते हैं, जो कि मानव के जीवन यापन एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि वायु, जल, वन और विभिन्न जैव रूप का निर्माण करते हैं, जो कि मानव के जीवन यापन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कहते हैं संसाधन उत्पत्ति, पुनर्नवीनीकरण व उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि संसाधन उत्पत्ति और पुनर्नवीनीकरण का उपयोग के आधार पर जो इसको वर्गीकरण कैसे किया गया और इसका क्या उपयोग है। तो आगे जो है हम इसके और भी डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट जैविक संसाधनों का वितरण। देखिए हमने यहाँ पर दोनों पार्ट करेंगे, जैविक भी करेंगे अजैविक भी करेंगे। तो जैविक संसाधनों का वितरण यहाँ पर किस प्रकार है ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जैविक संसाधन वो होते हैं जो जीवित होते हैं। तो जीवित के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वन। वन भी एक जीवित ही है, क्योंकि ये भी जो है ब्रेथ करता है, ग्रो करता है और अपने जैसा जो है पौधों को जो है बनाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वन के अंतर्गत जो है कहते हैं भूगोल विषय में जब हम वितरण शब्द का प्रयोग करते हैं तब इसका जो है मुख्य तात्पर्य जो है भौगोलिक घटनाओं और जो है भौगोलिक या स्थानीय वितरण से होता है। अन्यथा एक समाजशास्त्री के लिए वितरण का अर्थ मुख्यतः समाज की विभिन्न समाज श्रेणियों में वितरण से होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कहते हैं पृथ्वी की परिघटनाओं को जो है भौगोलिक अध्ययन करते समय एक जो है भूगोल वर्ता को दृष्टिकोण से प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य इन परिघटनाओं और इस संदर्भों में जो है वनों का वितरण से होता है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझना तथा इस हेतु उत्तरदायी कारणों का जो है परीक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। वर्तमान में भारत की जो है 75.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वनाच्छित है, जो कि कुल भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का लगभग 23% है। वनों के वितरण में लगभग जो है 83% का अंतर पाया जाता है। देखिए वनों के वितरण में लगभग 83% का अंतर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अंडोबार व निकोबार द्वीप समूह में 87% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहीं जो है हरियाणा में केवल 4% ही है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है वनों का वितरण किस प्रकार है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भूभाग को जो है वनाच्छित होना चाहिए। और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि भाग को होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह हमारी वन नीति में निर्धारित रेखांकित मानदंड से नीचे है। अब समझ सकते हो कि जो है पूरे विश्व जो है किस घटनाओं से अब आने वाले समय में गुजर सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, लोगों की चापलूसी करेंगे और अमीरी बनने का एक संकेत कहेंगे, जिसके कारण से उन्होंने पेड़ पौधों को जो है इतने विनाश किया है जिसका कोई जो है हिसाब देना संभव ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की जो है लापरवाही का भी यहाँ पर सबूत दिख रहा है। कहते हैं सरकार और चीज़ों में तो बहुत ही तेज़ी दिखाती है, लेकिन वन के संरक्षण में नहीं दिखाती है। तो इसका आने वाला समय में जो है हर एक व्यक्ति को इसके जो है परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों की 6 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है और ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पनपती वन हो सकते हैं, कटीली झाड़ियाँ हो सकती है, ज्वारीय वन हो सकता है और पर्वतीय वन भी हो सकते हैं। देखिए इस सब के बारे में जो है मैंने टॉपिक पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को देखना है तो वो भी देख सकते हो, उष्णकटिबंधीय पनपती वन देखना है तो वो भी देख सकते हो, कटीली झाड़ियाँ देख सकते हो, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। तो ये सारे के सारे वीडियो जो है पहले ही आपके लिए उपलब्ध है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करके इनको जो है प्राप्त कर सकते हो और इसको अच्छे से समझ भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वन जीवन। देखिए वन जीवन भी जैविक के अंतर्गत आता है। कहते भारत में वन जीवों की जो है बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है। कहते ज्ञात विश्व में जो है जानवरों की पाई जाने वाली कुल जो है 1.05 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 75,000 यानी 7.46% भारत में ही पाई जाती है। तो कहा जाए 7% जो है यानी
7.46% भारत में जो है प्रजातियां पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं भारत में जो है पंछियों की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जो कि हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्तनपायी जीवों में हमारे पास जो विशालकाय हाथी है, जो कि असम, केरल और कर्नाटक के वनों में बेखूबी पाई जाती है। और जो है ऊँट शुष्क क्षेत्रों में एवं जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। गुजरात के जो है गिर वनों में जो है भारतीय सिंह भी मिलते हैं और एक सिंग वाला गेंडा जो है असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और भारत में बंदरों एवं हिरणों की कई प्रजातियां भी देखने को मिलता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ सबसे सुंदर जानवरों में जो है चैसिंगा, कृष्णमुर्ग और जो चिक्कारा शामिल हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिरण की प्रजातियों में जो है हैगुल्स यानी कश्मीरी मुर्ग और समापा हिरण जो है चीतल, कस्तूरी मुर्ग और जो है पिसूरी सम्मिलित है। बिल्ली परिवार के अंतर्गत आने वाले जानवरों में तेंदुआ, क्लाउडेट्स तेंदुआ एवं हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमालय श्रेणी में कई दिलचस्प जानवर जैसे कि जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साकिन, छुछुंदर और तापिर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपने स्थान यहाँ पर रखते हैं। हमारे देश में जो है पंछुओं का जीवन भी सामान्य रूप से समृद्ध एवं रंगीन है। कहते हैं शानदार मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है और वनों एवं नम भूमियों में जो है फोटोजेट और गीज, बत्तख, मैना, तोते, कबूतर, केन, सारस, धनेश और सनबर्ड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयल और बुलबुल जैसे गाने वाले पंछी भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है देखिए पशुधन। देखिए पशुधन भी जैविक लक्षणों के अंतर्गत आता है। कहते हैं विश्व के लगभग जो है 57% जो है भैंसों एवं लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं। और भारत के 2/3 से ज़्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं। यानी 2/3 से ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत कुल जो है भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में है। यानी भारत के कुल भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में पाया जाता है, जबकि भारत की आधे से अधिक ज़्यादा बकरियाँ बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु जैसे कि बैल, भैंस, गाय आदि भारत में कृषक समुदाय के मित्र हैं। देखिए ये बात यहाँ पर जो है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आज जो है बैल का उपयोग नहीं हो रहा है, न भैंसों का जो है उपयोग किया जा रहा है कृषियों में, क्योंकि आजकल तो ये लोग जितने भी जानवर हैं आजकल सड़कों पर ही नज़र आते हैं। कहते हैं आज बैल का वो कदर नहीं रह गया जो पुराने समय में हुआ करता था। कहते हैं बैल का तो अस्तित्व ही आज मिटने के कगार पे आ गया है। आज यहाँ पर थ्रेसर ट्रैक्टर ने ले लिया है तो बैल का अस्तित्व बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पुराने समय में बैल का इतना कीमत था, इतना समझ थी, इतनी ज़रूरत थी, लेकिन आज जो है बैल जो है हमेशा आपको रोड पे ही नज़र दिखेंगे। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर परिस्थिति बन गई है इन जानवरों के लिए भी। कहते हैं विभिन्न कृषि कार्य में जुताई, बुनाई, गहराई आदि कृषि के उत्पादन के परिणाम में प्रयुक्त किए जाते थे। पहले के समय में इनका बहुत ही उपयोग हुआ करता था। कहते हैं ये बहुत महंगे भी होते थे और इनका बहुत ही उपयोगिता भी थी, चाहे जुताई हो, बुआई हो, गहराई हो, और कृषि उत्पादों में जो है इनका बहुत ही उपयोग किया जाता था। इसके बाद भी कृषि में मशीनीकरण के साथ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत में तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य में पशु शक्ति का महत्व कम हो रहा है। और कम हो रहा है क्या, कम हो चुका है। आज पशु का कोई महत्व नहीं रह गया इन क्षेत्रों में। गाय व भैंस द्वारा दूध और भेड़ के ऊन, मांस एवं चमड़ी प्राप्त होती है। देखिए गाय और भैंस का इसलिए आज के समय में अस्तित्व है क्योंकि इससे जो है दूध प्राप्त होती है, इसलिए आज के समय में इसका थोड़ा महत्व है। कहते हैं भेड़ से जो है ऊन प्राप्त की जाती है, मांस व चमड़ी से प्राप्ति भी होती है। बकरियों से दूध, मांस, बाल एवं चमड़ी भी मिलता है। अंडे व पंखों के लिए जो है चूजे, बतखों, गीस एवं टाकी पाली जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मछली। देखिए ये फिशरीज होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं लगभग
20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल महाद्वीपीय आकार वाले झीलों व नदियों में मछलियों के भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है। और कहते हैं आधे से जनसंख्या को जो है मछली के द्वारा ही पोषित किया जाता है। सागरी धाराओं और कुशल मछुआरों के कारण देश में जो है मत्स्य के विकास को प्रचुर अवसर मिले हैं। यहाँ सागरों और महासागरों के सागरीय मत्स्य का झीलों और नदियों एवं जलाशयों में अंतस्थायी जो है मत्स्य का के पालन जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी हुआ है। तो काफ़ी जरूरी बात है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखा जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों की जो है 1800 से भी अधिक ज़्यादा प्रजातियां विद्यमान है। तो भारत में काफ़ी प्रजातियां जो है मछली के देखने को मिल जाता है। भारत में 4 प्रकार की जो है मत्स्य जैसे सागरीय मछली, स्वच्छ जल या अंतस्थलीय मछली, एस्चुरी मछली एवं पेरस मत्स्य पाई जाती है। भारतीय मत्स्य उत्पादन में जो है सागरीय मछलियों का हिस्सा लगभग 63% है। यानी देखा जाए तो सागरीय क्षेत्र में जो है मछलियों की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी 63% है। यहाँ की प्रमुख मछलियाँ जो है सर गाइडन्स, मेरकरस, ग्रैंड एंक्लोआइसिस एंड सिल्वर बेजिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और नाम थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये नाम जो है अंग्रेज के नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। किंतु अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आता ये है कि जैसे कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 37% भाग जो है अंतस्थलीय मत्स्य से आता है। यानी प्रमुख इसमें मछलियां जो होती है जो भारत में अधिकतर बिकती है कतला, रोहू, रोहिता, काला वासील, मुगल और कार्प। ये सारे के सारे जो है भारत में बड़ी ही जो है विशेषताओं के साथ मिलते हैं और इसका जो है लोग सेवन भी करते हैं। देश की सागरीय मछलियों के कुल उत्पाद का 97% ज़्यादा भाग जो है अंतस्थलीय मछलियों का 70% से ज़्यादा हिस्सा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है समुद्र और नदियों किनारे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि ये सभी तटीय राज्य हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार बनी रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है बॉक्स। देखिए इस बॉक्स के जितने भी बातें लिखी गई है वो सारांश के रूप में होती है, समरी के रूप में होती है। तो इसको आपको नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर नोट कर लेते हो तो कई मानने में आप सारे क्वेश्चन को जो है भली भांति अटैम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाती हो। कहते भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग जो है वनाच्छित है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति के दिए गए आंकड़ों से काफ़ी कम है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो आंकड़े दिए गए हैं बहुत ही कम है हमारे देश के लिए, 23%, जो बहुत दुखदायक परिस्थिति है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी जो है इंसानों को भोगना पड़ सकता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। अब देखिए 33% की मांग की जा रही है, लेकिन 23% है, तो कहते हैं काफ़ी कम हो चुका है। और कहते हैं 33 क्यों, भारत में 50% जो है होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है जिससे जो है सरकार को निपटना चाहिए और हर एक व्यक्तियों को जो है इस पर महत्वपूर्ण योगदान भी देने की आवश्यकता है। भारत में पशुओं की लगभग जो है 75,000 प्रजाति और पक्षियों के 1,200 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का जो है 57% व मवेशियों की कुल संख्या का जो है 15% हिस्सा भारत में ही पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में मत्स्य के 4 प्रकार जैसे कि सागरीय, स्वच्छ जल, कहते एम्चुअरी और पेरस मत्स्य के पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, अजैविक संसाधन का वितरण। देखिए अजैविक संसाधन जिसका वितरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ज़रूरी भी है। कहते हैं अजैविक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर देखा जाए भारत में तो हम जानते हैं, अगर भूमि के संसाधन के रूप में देखें अजैविक रूप में, तो सबसे पहले भूमि की वितरण हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो भूमि संसाधन में जो है भारत जो है इसके क्षेत्रफल जो लिए हुए हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी भारत की अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल ही इसका जो है क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। और कहते हैं क्षेत्र एक आकार के आधार पर यह रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील और मिस्र के बाद यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कहते हैं इससे जो आगे है वो 6 देश है, चाहे वो रूस हो, कनाडा हो, चीन हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र है।
कहते हैं भारत का जो नंबर है 7वां सबसे बड़ा देश के रूप में देखा जा सकता है, 7वें नंबर पर। और यह बेहद आकार सहित एक बहुत ही बड़ा संसाधन है। तो आप समझ सकते हो कि इसका संसाधन जो है काफ़ी विस्तृत है। कहते हैं लगभग 30% क्षेत्र जो है पर्वत से ढका हुआ है। आपको पता ही होगा कि भारत जो है कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये 30% क्षेत्र जो है पर्वतों से ढका हुआ है। अब देखिए 30% जो है उत्तरी क्षेत्र में जो है पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। अगर नीचे के साइड चले जाएं तो कहते हैं ये सारे के सारे जो है समुद्र क्षेत्र से घिरे हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो कि दृश्य सौंदर्य और सदानीरा नदियों, वनों एवं वन्य जीवों के स्रोत होते हैं। और भारत में हर तरह के जो है वन्य जीवन जो है पाए जाते हैं और इसका सौंदर्य देखने योग्य है। कहते हैं भूमि का लगभग जो है 43% क्षेत्र जो है मैदान होने के कारण जो है कृषि के लिए स्वच्छ उपयुक्त है। और शेष कहते हैं 27% क्षेत्र जो है पठारों के अंतर्गत आता है, जो कि खनिज और धातुओं के भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। तो देखा जाए भूमि संसाधन के अंतर्गत जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत का स्थान। और भारत जो मैं बता दूं जो कि यूपीएससी एग्जाम में भी चला जाता है, कभी कभी जो है क्षेत्रफल के विस्तृति के आधार पर भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत का आकार कितना है। तो 32,87,263 है। और ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का जो है 7वां विश्व का बड़ा देश है। उससे पहले 6 देश जो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और मिस्र। तो कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये सारे देशों को जो है उनके आकार के अनुसार जो है इसको व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कोई अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही आता है कि 30% भाग जो है पर्वत क्षेत्र से ढके हुए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो 27% भाग जो है पठारी क्षेत्र है। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और देखा जाए अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो 63% मैदान जो है मैदानी क्षेत्र है जो सर्वथा उपयुक्त है कृषि के लिए। उसके पश्चात है जल संसाधन। देखिए जल ही जीवन है, ये तो आप समझ गए होंगे भली भांति कि जल के बिना जो है कोई भी देश जो है प्रगति नहीं कर सकता है। और भारत में देखा जाए तो जल की जो है विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी जल जो है यहाँ पर जैसे लोग गंदगी फैला रहे हैं, शायद आने वाले समय में भारत में भी जल के लिए किल्लत हो जाएगी। तो जल भी एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो जल की संसाधन अगर हम देखें भारत में तो कहते हैं भारत जो है भाग्यशाली है कि उसके पास विशाल जल संसाधन है। तो ये जल संसाधन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों में विविधता हिमानियों, धरातलीय नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के रूप में भी भू आकृति में विविधता का परिणाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि संसाधनों में विविधता जो है हिमानियों, धरातलीय नदी एवं भूमिगत जल, वर्षा एवं महासागरों के भू आकारों में विविधता का एक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। अनुमानित औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा गया है 117 सेंटीमीटर। ये औसतम है। औसतम का मतलब समझ सकते हो कि पूरे भारत में जो वर्षा होती है उसके अनुसार जो है ये औसतम है। और औसतम का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो है 117 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा यहाँ पर दर्ज किया गया है। भारत में नदी धरातलीय जल का प्रमुख स्रोत है। देखिए भारत में अगर जल का स्रोत के रूप में देखें तो नदियाँ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र कुल जो है धरातलीय जल का लगभग 60% वहन करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है एग्जाम व्यू से कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कुल धरातलीय जल का लगभग जो है 60% वहन करती है, यानी 60% इसके अंतर्गत आती है। भारत के जो है पुनः भरण योग्य भू जल क्षमता कहते हैं 434 अरब घन मीटर है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भारत की जो है पुण्य भरण योग्य भू जल क्षमता जो है 434 अरब घन से मीटर है। और आज जो है 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल का उपयोग करती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 70% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूजल यानी ग्राउंड वाटर का यहाँ पर उपयोग करते हैं। और आधे से भी ज़्यादा सिंचाई इस क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, यानी देखा जाए तो भूमिगत जल से ही जो है सिंचाई किया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए जल संसाधन के रूप में जो है भारत के लिए एक वरदान है, लेकिन जैसे इस वरदान को लोगों ने नष्ट कर दिया है, शायद ये वरदान उनके लिए अभिशाप का सबब बन सकता है। तो यही कहते हैं कि जो जल संसाधन हमारे पास है उनको हमें दूषित नहीं करना चाहिए, उनको हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अगली संसाधन जो है खनिज संसाधन। देखिए खनिज संसाधन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में
खनिजों की विविधता पाई ही जाती है। कहते हैं भारत खनिज संसाधनों में बहुत धनी है, यानी भारत देखा जाए तो खनिज संसाधन में भी बहुत धनी है और इसमें एक औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता है। यानी भारत जो है एक औद्योगिक क्षमता भी रखता है, एक औद्योगिक देश बनने में। यहाँ जो है लौह अयस्क के आश्रित जो है क्षेत्र कोयला, खनिज तेल, बक्साइट एवं अभ्रक के व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि भारत जो है खनिजों में बहुत ही धनी है और यहाँ पर जो है कहते हैं औद्योगिक शक्ति की क्षमता भी रखता है और भारत जो है सभी देशों को टक्कर देने के लिए भी खनिजों में आगे रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर खनिजों की भंडार अपर्याप्त रूप में है, यानी बहुत अधिक मात्रा में है, जिसको अभी हमें पहचान भी नहीं हुआ है। कहते हैं यहाँ लौह अयस्क के आरक्षित क्षेत्र भी और कोयला, खनिज तेल, बक्साइट, अभ्रक और व्यापक निक्षेपण पाए जाते हैं। तो कहते हैं मेन जो खनिज यहाँ पर है लौह अयस्क, कोयला, खनिज तेल और बक्साइट और अभ्रक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भूपट्टी पे पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए इन खनिज संसाधन का मुख्य क्षेत्र जो है मुख्य तौर पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में खनिज निक्षेपण के वित्त केंद्र है। देश के कुल कोयला निक्षेपण का जो है 1/4 यानी देखा जाए तो कहते हैं देश के कुल कोयला निक्षेपण का 3/4 भाग यहाँ पर है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि देश के कुल कोयला निक्षेपण का जो है 3/4 भाग भारत में भी है, यानी 3/4 जब भारत में होगा तो इसका अर्थ आप समझ सकते हो। और देखा जाए तो मुख्य क्षेत्र जो है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज निक्षेपण बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। कहते हैं भारत में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज अगर देखा जाए तो लौह अयस्क है, मैग्नीज है, अभ्रक है, बक्साइट है और रेडियोधर्मी खनिज। देखिए रेडियोधर्मी खनिज का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज और अभ्रक, बक्साइट और रेडियोधर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान यहाँ पर रखते हैं। यदि हम एक बॉक्स देखें तो इस बॉक्स में जो है सारी बातों का सारांश के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और आपको इसको जो है अपने कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कई महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। यानी एक तरफ से देखा जाए तो ये सारांश ही है, यानी समरी टाइप ही है और कह सकते हो ये निष्कर्षण ही है पूरे टॉपिक का। तो देखा जाए तो यहाँ पर पहला बात तो यही आती है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। ठीक है, कहते हैं औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर देखा जाए तो 117 सेंटीमीटर आकी गई है और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र भारत में कुल उपलब्ध जो है भूजल का 60% भाग वहन करती है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का अगर जल प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो कहते हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूजल के अंतर्गत जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है भारत में भूजल जो है 60% भाग जो है इसी में आश्रित है। देखा जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लौह अयस्क, बक्साइट और अभ्रक के विशाल क्षेत्र है। कहते हैं अभ्रक जो होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो भारत में छत्तीसगढ़ जो है, झारखंड और जो है उड़ीसा में लौह अयस्क और बक्साइट और अभ्रक के विशाल भंडार है। तो आने वाला समय में भारत जो है हर एक देश से पावरफुल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संसाधन। नेचुरल रिसोर्स देयर। हमारा जो अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, संसाधनों का उपयोग। देखिए संसाधनों का उपयोग जो है बहुत विवेकतापूर्ण करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन जो है एक संसाधन के रूप में है और कहते हैं संसाधन जो होते हैं किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं। जिस देश में संसाधन की भंडार है वो देश जो है पावरफुल है। तो संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर जो है उजागर करने की कोशिश किया जाएगा कि संसाधनों का उपयोग कैसे करें। कहते हैं सबसे पहले तो ये है कि संसाधन उपयोग होता क्या है। कहते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव आरंभ से ही संसाधनों का उपयोग करता रहा है और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाती है। अगर आप देखोगे तो जब जो आदि मानव के समय था तो उन्होंने भी संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया और इंसान आज के समय तो बहुत ही टेक्नोलॉजी फुल हो गया है, तो यहाँ पर संसाधनों की जो है भरमार उपयोग किया जा रहा है और भरमार जो है उपयोग करने में अग्रसर है। तो संसाधन उपयोग जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पर और इस प्रकार जो है संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। संसाधन जो होते हैं मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने संसाधन स्वयं ही ढूंढते हैं। आपने देखा, आप सोच रहे हो कि संसाधन क्या होती है और क्या हो सकता है। आपके घर में जो है इतने संसाधन
दिख रहे होंगे। पहले के समय में अगर आप अपने दादा दादी से पूछिएगा तो बताएंगे कि जब गर्मी होती थी ना, तो वो जो होते थे पंखे से किया करते थे, अपने हाथों से पंखा किया करते थे। लेकिन आज के समय में अगर यही संसाधन है जिसको एक बटन दबाते ही आपको जो है पूरे कूल हो जाता है आपके वातावरण, तो ये सब संसाधन है जो इंसानों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया। पहले के लोग जो होते थे धरती पे सोया करते थे, लेकिन आज जो है इतने बड़े बड़े बेड पे सोते हैं, अच्छे अच्छे बेड पे सोते हैं, गद्दों पे सोते हैं। तो ये सब संसाधन है, इंसानों ने अपने लिए संसाधन बनाया है, और ये संसाधन का उपयोग जो है हमें विवेकतापूर्ण करना चाहिए। अब सोचिएगा कि इन संसाधनों का उपयोग विवेकतापूर्ण करने का क्या अर्थ है यहाँ पर। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस बेड पे सोते होगे वो बेड जो है लकड़ियों से बनती है, और लकड़ी से जब बनेगी तो इसके लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा, और पेड़ पौधे कटेंगे तो आपको पता है जो नेचुरल संसाधन है वो ख़त्म हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। अब सोचिएगा कि फैन चलाने में कौन सा संसाधन का जो है लॉस्ट होती है, तो आपको पता है कि संसाधन जो है सारे जो है लो मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो लो मटेरियल संसाधन भी तो ख़त्म होंगे। तो यही बात है कि कोई चीज़ जो है विवेकपूर्ण हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यही बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं इस प्रकार संसाधन मनुष्य द्वारा निर्मित किए ही जाते हैं, किंतु इसे इन निष्कर्षण उत्पादों के मूल्यवान संसाधन में परिवर्तन करने के लिए संस्कृति की सहायता की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो ये संसाधन जो होते हैं संस्कृति में समस्त उपकरण एवं मशीन, परिवहन एवं संचार के साधन के साथ ही जो है प्रभावी प्रबंधन होते हैं, जिसमें सामूहिक सहयोग, मनोरंजन, वैदिक कार्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत स्वास्थ्य एवं शिक्षाएं शामिल होती है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इन संसाधनों को जो है विवेकपूर्ण इस्तेमाल कीजिएगा तो आने वाला भविष्य में भी इसका उपयोग देखा जा सकता है। लेकिन जिन चीज़ों का उपयोग अगर विवेकतापूर्ण नहीं किया जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कोयला पेट्रोल जो है आने वाला कुछ सालों में जो है विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी मिलेगा ही नहीं। तो यही बात बताया जा रहा है, जो संसाधन है उसको हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये संसाधन ऐसे संसाधन है जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसको बनाया नहीं जा सकता। तो ऐसे संसाधनों को हमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और भविष्य के लिए भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। कहते संस्कृति के बिना मनुष्य की कार्य एवं उत्पादन की क्षमता सीमित हो जाती है, क्योंकि संस्कृति ही महत्वपूर्ण यहाँ पर पहलू बनती है। कहते आधुनिक युग में विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग ने उत्पादन हेतु संसाधनों के जो है प्रभावी उपयोग की मनुष्य की क्षमता एवं योग्यता बढ़ा दी है। आपको पता ही होगा कि ये इसका अर्थ यही हुआ कि पहले समय में मान लीजिए कोई घर बनाने में बड़े ही मजदूर की आवश्यकता हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में मशीन ने इतना आसान कर दिया है उनकी जीवन शैली कि चंद सेकंड में जो है बहुत कुछ हो जाता है मशीनों के द्वारा। कहते हैं गड्ढा खोदने में भी 10 मजदूर को लगाना पड़ता था, लेकिन आज जो है बड़े बड़े जो है जैसे भी 2 ही सेकंड में जो है बड़े से बड़े गड्ढे को जो है कर देती है। तो ये आज की जो है योग्यताओं के अनुसार ये बढ़ गई है, मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप देशों के पास उन्नत तकनीक द्वारा जो है प्राकृतिक संपदा के प्रभावी उपयोग के लिए उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है। तो आपको पता ही है कि अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश हो गए, उनके जो है उच्च विकसित अर्थव्यवस्था है, तभी तो वो जो है शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी ओर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के हेतु ही विकास के संदर्भ में काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि ये देश जो है आधुनिक तकनीक के मामले में भी काफ़ी पीछे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। तो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत में संसाधन उपयोग की सीमा। देखिए कहते हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ सीमाएं होती है जिसको मानना चाहिए, और इन सीमाओं से अगर हम परे जाते हैं तो वो चीज़ जो है तहस नहस हो जाती है। तो कुछ बात इसी को ही जो है यहाँ पर उजागर करता है, और बहुत ज़रूरी बात है कि भारत में संसाधन उपयोग की क्या सीमा है, क्योंकि भारत में संसाधन उपयोग की कुछ सीमाएं भी होती है। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन ने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में आर्थिक भूमिका अदा की है। यानी देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन ने हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सार्थक भूमिका अदा की है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है कृषक देश है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और गौरव की बात है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि देश है। लेकिन गौरव की और भी तब होगी जब भारत जो है कृषि बड़ा जो है पहला देश बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विभिन्न फसलों को उगाने के लिए यहाँ विविध जलवायु दशाएं और अंतहीन मौसम पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो देखा जाए तो भारत पहले स्थान पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो है हर तरह की दशाएं जो है मौसमी पाया जाता है, जो कि कृषि के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। भारत की विशाल खनिज संपदा ने इसे औद्योगिक रूप से विकसित होने में समर्थ्य बना दिया है। यानी भारत की जो है खनिज संपदा ने औद्योगिक रूप से भी भारत को जो है समर्थ्य बना दिया है, और भारत अब किसी दूसरे देश पे आश्रित नहीं रहता है। तभी तो यहाँ पर जो है सेल्फ प्रोडक्शन हो गई है, यानी भारत जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर है। हाल के दशकों में न केवल तेजी से बढ़ती जनसंख्या को भोजन देने बल्कि विशाल भारतीय जनसंख्या के आर्थिक कल्याण के प्रति जो है गति प्रदान करने की इच्छा ने संसाधनों के उपयोग के जो है चमत्कारी रूप से बढ़ा दिया है। कहते हैं संसाधनों के आधारणीय उपयोग के कारण इसने जो है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को काफ़ी बढ़ा दिया है। तो ये बहुत काफ़ी दुखदायक परिस्थिति है कि संसाधनों के अवधारणीय उपयोग के कारण इसने जो है पर्यावरणीय और जो है पारिस्थितिकी असंतुलन को पैदा किया है। तो देखिए काफ़ी कहते हैं दुखदायक परिस्थिति जो मनुष्य ने स्वयं ही बना दिया है। पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित होती जा रही है, जिसके वजह से मानव को जो है बहुत से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। संसाधनों का उपयोग कुल समाजी लाभों को अधिक करने के स्थान पर उत्पादन एवं लाभों को अधिकतम करने की प्रेरणा से किया गया है, क्योंकि लोग जो है अधिकतम जो है लाभों के कारण इनको जो है अपनी इच्छाओं के रिगार्डिंग बहुत से जो है नुकसान जो है प्रकृति को पहुंचा रहे हैं। कहते मृदा अपरदन, वन विनाशन, अति चराई तथा वनों के जो है असावधानी पूर्ण प्रबंधन कार्य जो मृदा जैसी यानी मिट्टी जैसे मूल्यवान संसाधन का हर्ष हो रहा है। तो ये तो जनरल सी बात है, ये तो आम सी बात है कि जो है मिट्टी का अपरदन, वन नाशन, अति चराई यानी कृषि पे जो है चराई करने से भी जो है वनों का बहुत ही जो है नुकसान पहुंचता है, और इससे जो है वन हर्ष हो जाती है। कहते हैं अवैज्ञानिक कृषि क्रियाएं जैसे उत्तर पूर्वी भारत में जूमिंग कृषि और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के अधिक उपयोग के साथ अति सिंचाई के परिणाम स्वरूप जो है मिट्टी के पोषक तत्व में काफ़ी कमी आ गई है और जल भराव एवं लवणता की समस्या उत्पन्न हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम कृषि की जाती है। झूम कृषि का अर्थ तो आप जानते ही होंगे कि एक क्षेत्र में जो है कुछ समय तक हम कृषि करते हैं और उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं। अब सोचिएगा कि एक क्षेत्र में कृषि करने के बाद छोड़ देने की से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कृषि जिस भूमि पे की जा रही थी उस कृषि पे पहले बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, और कृषि करने के लिए क्या किया, बड़े बड़े पेड़ पौधों को काट दिया गया और उसमें जो है कृषि की गई, और कृषि में जब उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई तो उसको छोड़ दिया गया। अब देखिए छोड़ दिया गया तो पेड़ पौधे बढ़ने में समय लगती है, जिसके कारण जो है पर्यावरण का जो है काफ़ी मानने में नुकसान पहुंचता है। तो यही झूम कृषि का जो है वास्तविक अर्थ है, और इसी कारण जो है यहाँ पर बहुत से जो है जो मिट्टी के पोषक तत्व में कमी आई है, इन्हीं कारणों से जो है लवणता की समस्या उत्पन्न बढ़ गई है। कहते हैं तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जल संसाधनों का जो है शोषण हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध जो है जल संसाधनों का शोषण हो रहा है, जिस कारण ये तेजी से कम होता ही जा रहा है। तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तकनीकी कमी के कारण भारतीय नदियों के कुल वार्षिक प्रवाह का लगभग जो है 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। यही स्थिति भूजल के उपयोग की भी है। कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि सिर्फ 38% ही उपयोग के लिए उपलब्ध है, और यही स्थिति जो है भूजल के उपयोग के भी कारण बनते हैं। कहते स्वतंत्रता के पश्चात जो है मत्स्यिकी यानी मछली उद्योगों ने विशेषकर सागरीय मछुआरों ने जो है पारंपरिक और निर्वाह व्यवसाय को बाजार संचालित अरबों रुपये के उद्योग के रूप में बदलने देखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनके लिए जो मछली के क्षेत्र के उत्पादन में लगे हुए हैं। वर्तमान में भारत जो है करीब 55 श्रेणियों में जो है सागरीय उत्पादों का दक्षिण एशिया व यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है निर्यात करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात करता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी बात भी रखता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आती है कि बॉक्स में जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि मनुष्य आरंभिक समय से ही अपनी भौतिक एवं
आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता रहा है और यह प्रक्रिया संसाधन उपयोग कहलाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि मृदा अपरदन, वन नाशन एवं अति चराई के कारण मूल्यवान मिट्टी संसाधन अपक्षय की आशंका से घिरी हुई है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है कि मृदा अपरदन, वन नाशन, अति चराई के कारण जो है मूल्यवान मिट्टी का, इन मृदा का संसाधन का अपक्षय हुआ है, नुकसान पहुँचा है, जो आने वाला समय में जो है बहुत दुखदायक और कष्टदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधनों का संरक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना यानी अपने भविष्य को संरक्षण करने के समान होता है, लेकिन शायद ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं और जो प्राकृतिक संपदाओं को ऐसे विनाश करते हैं जैसे कुछ भी नहीं है इनके लिए इसका अर्थ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला समय में आपका अपना अस्तित्व ही नहीं बच पाएगा। तो संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों संरक्षण से उनके विवेकपूर्ण और जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग, अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि हमें जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज पैसे के लालच में लोग जो है इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो है प्राकृतिक चीज़ों का जो है वह जो है नष्ट करते चले जा रहे हैं। आज संसाधनों का कम होना सबसे बड़ी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है, लेकिन ये चिंता का विषय सिर्फ प्राकृतिक का है, कहते हैं इंसानों का तो है ही नहीं, क्योंकि इंसान अगर इस बात की चिंता करता तो शायद ऐसे प्राकृतिक का विनाश नहीं करता। आज देखिएगा कि हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जो है फॉरेस्ट को नष्ट करके घर का निर्माण करवाया जा रहा है और सरकार जो है आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और चिंता का विषय यहाँ मनुष्य के लिए नहीं है, प्राकृतिक के लिए। कहते हैं प्राकृतिक चिल्ला रही है, सोच रही है कि इंसान किस तक जो है लालच के चपेट में आते चले जा रहे हैं और जो जीवन देने लायक हो चीज़ें हैं, संसाधन, उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। उत्पादन की अधिकतम सीमा तक पहुंचने क्रम में हम उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो भावी पीढ़ियों को संपत्ति है, यानी आने वाला जनरेशन के लिए सारे संपत्ति है, लेकिन हम जो है इनको विवेकपूर्ण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहते हैं इसका दुरुपयोग करने के कारण आने वाला समय में हमारे पूर्वज जो है आने वाले में उनका जो है इनको से दीदार भी नहीं हो पाएगा। कहते सतत पोषणीय विकास के विचार के अनुसार संसाधन विरासत है जो कि मानव समाज की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। कहते हैं बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास आज संसाधन है वो हमारे जो है बच्चों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन हम जिस प्रकार से इसको जो है नष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है। कहते हैं नवीकरण के अयोग्य संसाधन कुछ समय बाद समाप्त हो सकते हैं, यानी नवीकरण अयोग्य जो संसाधन है इसमें जनरल सी बात है समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि कोयला पेट्रोल जो है समाप्त होने के कगार पे आ चुके हैं और आने वाला कुछ समय में जो है इसका खात्मा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो आने वाला पीढ़ी जो है इसको सिर्फ सपनों में देखेगी और जो है सपनों में ही उसको एहसास होगा कि इसे गाड़ी मोटर भी चला करती थी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना आवश्यक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में इस प्रकार का संतुलन समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यानी देखा जाए तो जो है समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्नता देखने को मिलता है। निस्संदेह हमें किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या या व संसाधनों के मध्य जो स्थैतिक किस जगह गतिशील संतुलन को देखना पड़ता है और इस दोनों में से किसी एक में असंतुलन हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नेता को भंग भी कर सकती है। इसलिए संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है। अगर हम विवेकपूर्ण नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला समय में जो है ये एक सपना के रूप में ही देखा जा सकता है। इसलिए संसाधनों का जो है नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि असंतुलन न उत्पन्न हो सके। और इसमें कहते हैं जितना भागीदारी सरकार की है उतना ही भागीदारी प्रत्येक मनुष्य की है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है।
हमारा जो ये अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है संसाधनों के संरक्षण की विधियां। देखिए संसाधन के संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी उसका जो है इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। और इस तब संभव होगा जब हम संसाधन संरक्षण की विधियों को जानें और समझें। और ये आप यहीं पे समझ सकते हो कि संसाधनों को संरक्षण किस विधियों के द्वारा जो है किया जा सकता है और संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी है संरक्षण करने के लिए। तो कहते हैं ये आवश्यक है कि लोगों के मध्य संसाधनों के जो है परिरक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमानों पर जो है विनाश के घातक परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूक ये नहीं होंगे तब तक नहीं हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण रह सकता है। सरकार बेशक रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन जब तक लोग जो है इस पर पालन नहीं करेंगे तब तक उस रूल रेगुलेशन का कोई अर्थ और कोई मान्यता नहीं रह जाती है। दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि वन रोपण, देखिए वन रोपण ही इसका एक सबसे सटीक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन हो सकती है, क्योंकि वन ही जो है प्राकृतिक में संतुलन जो है कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभिवृक्त तथा युवा वृक्षों को काटने से रोकना तथा लोगों में वृक्ष के रोपण तथा पोषण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। और इसमें जो है हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसमें जागरूक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, कहते हैं संसाधन संरक्षण करना संभव नहीं रह जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार कृषि करें। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीढ़ीदार कृषि की जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन के जो है दोहन से बचाया जा सकता है। समुद्र रेखाओं के अनुरूप जो है जुताई, झूम कृषि पर जो है नियंत्रण, अतिचराई और अवनवीनीकरण को रोकना मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि झूम कृषि जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि झूम कृषि खेती आप जानते ही हो कि जिसमें जो है कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो झूम कृषि कहलाता है। और ये जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि झूम कृषि को जो है रोक लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। और अति चराई यानी जो कृषि के भी क्षेत्र होते हैं, घास को जो है पशुओं द्वारा चरा दी जाती है, तो इस पर भी नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। और वन नालिकाओं को रोकना जो कि बहुत ज़रूरी है, मृदा संरक्षण के भी विधियों में अपनाया जा सकता है। कहते हैं अगर वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करें, फुहारा, डीप या ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए जो पौधों तक ही पानी पहुंचे, व्यर्थ में पानी न जाए। औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु जल का जो है पुण्य चक्रण अमूल्य जल संरक्षण में सहायता करेंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के संसाधनों के लिए, उपयोग के लिए। देखिए कहते हैं जल ही जीवन है और इन चीज़ों को जो है पुण्य सही रूल रेगुलेशन से इस्तेमाल करके ही इसको बचाया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो साफ हो जाता है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल जो है उपयोग निकालने का शोधन भी जरूरी है। देखिए अगर आपको पता हो कि खनिज जो है और नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो है बहुत ही कुशल उपयोग करना चाहिए और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर जो है जोर देना चाहिए। और इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं ज़्यादा अच्छी तकनीक का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और खनिज का पुण्य चक्रण तथा स्थानोपन्न के लिए उपयोग द्वारा इनका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन जल का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई मायने में जो है हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ पर हमारे समक्ष एक बॉक्स आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बॉक्स में जो है सारांश के रूप में हर एक बात को दर्शाया गया है, जिसे आप समझ सकते हो संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य उनके विवेकपूर्ण एवं जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग एवं अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आवश्यक है कि लोगों को जो है मध्य संसाधनों के परीक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए, और ये तभी हो सकता है जब इस पे जागरूकता के लिए लोग कदम उठाएं और प्रत्येक लोग जो है इस पे बहुत विवेकतापूर्ण जो है अपनी विचारधाराओं को रखें। कहते हैं अनवीकरणीय साधनों का संरक्षण एवं सर्वाधिक उचित उपयोग आवश्यक होती है, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है उसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे अनवीकरणीय संसाधन की संरक्षण किया जा सकता है।
हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधन संरक्षण पर नीति। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण की चेतना के विकास के साथ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संसाधनों का जो है कुशल उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है। नए संसाधनों की खोज जो है कचरे के कम से कम करने की तकनीक और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें अपने अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं भारत सरकार ने हमारे जैविक अजैविक साधनों के संरक्षण के लिए जो है कई योजनाएं बनाई हैं। वह कार्यक्रम को जो कार्यबद्ध भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कार्यक्रम तो यही बनाया गया कि राष्ट्र में वन एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जो है उच्च प्राथमिकता देने के लिए जो है सन 1980 में केंद्रीय स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया था। और आज अभी सभी राज्यों जो सरकार ने भी वन एवं पर्यावरण का जो है स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। लेकिन कहते हैं सरकार ने हर चीज़ तो बनाया है लेकिन इसका सही उपयोग अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसके पश्चात 1950 के राष्ट्रीय वन नीति को राष्ट्र के तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार वनों के संरक्षण सुरक्षा विकास के लिए कहते हैं 1988 में संशोधित भी किया गया था। और इस नीति के अंतर्गत हरित क्षेत्र को बढ़ाने, जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि के लिए समाज वन की योजना जो है प्रतिवर्तित की गई थी। कहते हैं बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है भूमि संसाधनों के संरक्षण तथा इनके अनुकूलतम प्रयोग के लिए संदर्भ में योजनाएं बनाने के लिए 1983 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी की गई है। और कहते हैं सन जो है 1985 में इसे पुनः संगठित भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अगली पॉइंट पे हम ध्यान दें, राष्ट्रीय जल नीति सन जो है 1987 में पारित की गई थी जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और नौ संचलन जल के औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के अलावा सबसे बढ़कर पेयजल को प्राथमिकता दी गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अगले पॉइंट जो था बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1990 में बनी राष्ट्रीय खनिज नीति जो है खनिजों के उत्खनन एवं निर्यात के लिए घरेलू विदेशी उपक्रमों के जो है निवेश की अनुमति देती है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत प्राधिकरण को यह खनिज जो है उत्खनन में निवेश एवं परमिट के लिए यह अनुमति देता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई है। उसके पश्चात जो है अंतिम पॉइंट देखिए, नई कृषि नीति में परिमित्र एवं सततवाही कृषि तकनीकी जैसे जैव तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो इस बॉक्स में दिए गए शब्द भी हैं जिसको आपको अपने कॉपी पर नोट करना चाहिए कि वनों की सुरक्षा विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रवर्तित की गई है। जल संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नई कृषि नीति जैव तकनीकों का जो है प्रमुखता से उपयोग और प्रोत्साहित भी करती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी सारे पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ समझने की कोशिश किया। सब के सब जो है वन के ऊपर अपना महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं। तो ये चैप्टर जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था पर्यावरण के अंतर्गत जिसको आपको देखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारा पर्यावरण हमारे जो है संसाधन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का उद्देश्य यही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इस वीडियो का हर एक बच्चा जो है फ़ायदा उठाए। और इसमें जो है आप इसके जो है करीब बन सकते हो, अच्छे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है शेयर करना है वीडियो को। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए। क्योंकि जब आपको कोई वीडियो की आवश्यकता होगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो दूर दूर तक जो है त्रिपाण सेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा। होम पेज पर सारे वीडियो उपलब्ध है। अगर आप क्लास के अंतर्गत वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है। और प्रावधान ये है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो को देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।